टेबल नंबर, अच्छा ऊपर क्या क्या मिलेगा आपको यूजुअली? टेबल नंबर, टाइटल एंड हेड नोट्स, और बॉटम पे फुटनोट और सोर्स, और जो बीच में आपका वो पार्ट होता है टेबल का, दैट्स कॉल्ड एज बॉडी और फील्ड। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिससे वो आपको एक ब्लॉक जैसा मिलता है, दैट्स कॉल्ड एज सेल। ओके, अच्छा मुझे बताओ, इफ आई हैव टू मेंशन एक्सेप्शन इन अ टेबल, टेबल है उसमें कोई एक्सेप्शन है, ठीक है, और मुझे नीचे लिखना है कि ये चीज़ एक्सक्लूड कीजिए इस चीज़, दैट्स मेंशन इन द फुटनोट। अच्छा ठीक है, डन, टैबुलेशन डन, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो मैंने आपको कल भी कहा था, एक थोड़ा सा एक लेक्चर देंगे जिससे हमें ये चीज़ समझ आए कि अब हमारा, देखिए हमने कहा था कि डेटा कलेक्ट हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, अब इसके बाद किसकी बारी आती है? प्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब हम टैबुलेशन जो है वो दोनों में से कहीं भी हम कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज कल हमने क्या कहा था, जब भी आपको डेटा क्या करना होगा? प्रेजेंट करना होगा, या तो आप इसको टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, यस और नो, या तो आप उसको टैबुलेट करेंगे, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टैबुलेशन, वैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको आप किसी दूसरे तरीके से जो है दैट इज डायग्रामेटिकली जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि डायग्राम जो है वो कुछ स्पेसिफिक डायग्राम हो, आप इसको पिक्टोग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स भी आप किसी डेटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। बट टेक्सचुअल आपको समझ आ गया, बट चूंकि जब डेटा बहुत ज्यादा होगा तो टेक्स्ट में लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं? टैबुलेट करते हैं, और यहां से जाके हम क्या कर सकते हैं? हम अपने डेटा को जो है डायग्रामेटिकली बना सकते हैं, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और कौन सा डेटा कौन से डायग्राम के थ्रू आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम आपने अभी तक जो डायग्राम्स का नाम सुना होगा, फॉर एग्जांपल कौन कौन सा नाम सुना, आप ही बताइए जरा। वन इज बार ग्राफ्स, बार ग्राफ, पहले इसी का एक क्लोज रिलेटिव लाइन ग्राफ, ठीक, और शाबाश पाई चार्ट, उसके बाद हिस्टोग्राम्स, वो भी सुना होगा, शाबाश, और कोई एनी अदर मेथड ऑफ डेटा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन? क्योंकि अभी से एक चीज होना चाहिए, द मोमेंट बार ग्राफ आपके दिमाग में आ गया, आपको समझ आना चाहिए कि ये किस डेटा के लिए बना होगा, बिकॉज डेटा आप पढ़ चुके हो ना, आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा डायग्राम जो है वो किस टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज होगा, ठीक है, शाबाश। और कोई डायग्राम? बस इतना ही, ठीक है। नाउ लेट मी ऐड, वन इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, the next one is called as frequency curve, then we are having ऑग्यू कर्व्स, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना हमारे फिलहाल एग्जाम के लिए जो है वो काफी है, ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं बट पता होना चाहिए, मे बी दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। यहां तक क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा होगा और कौन से डेटा के लिए कौन सी डायग्राम जो है वो सूटेबल होगी, यहां तक क्लियर? बट लेट्स फर्स्ट एक्सप्लेन कि ये डायग्राम्स दिखती कैसी है, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए, हमने ये चीज पता है कि हमारा जो डेटा होगा या तो वो हमारे पास इंडिविजुअल होगा, यस और नो, या क्या होगा? डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा। यही तीन डेटास होंगे हमारे पास, या तो इंडिविजुअल होगा या डिस्क्रीट होगा, दैट मींस किसी फ्रीक्वेंसी के साथ, या तो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा वैल्यू आएगा, फॉर एग्जांपल आई विल आस्क यू दैट लेट मी सपोज, लेट्स गिव द प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी इन डिफरेंट ईयर्स। समझ आ गया? प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी इन डिफरेंट ईयर्स, फॉर एग्जांपल ईयर इज 2001, 2002, 2003, 2004. Production is 120, 160, 180 and 110. Now you know this table is incomplete, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, that you know, ठीक है, ओके। अब यहां पर मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन विच फॉर्म? इट्स ऑलरेडी ए टैबुलेटेड डेटा, आपके पास टेबल में है। नाउ आई आस्क यू कि इस डेटा को जो है मुझे डायग्रामेटिकली आप प्रेजेंट करके दो, इस डेटा को जो है आप मुझे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके दो। या तो आपके पास इस तरीके से डेटा आपको एग्जाम में मिलेगा, या आपका डेटा जो होगा वो उस तरीके से क्लास इंटरवल्स में होगा। फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 20 तक कितना हुआ, 20 से लेकर 30 तक कितना हुआ, आप समझ रहे हो, 30 से लेकर 40 तक। फॉर एग्जांपल आई हैव टू सी व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द पर्संस इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है, दिस इज योर एज ग्रुप,
एंड दिस इज देयर एवरेज मंथली इनकम। क्लियर विद दिस? नाउ 10 से लेकर 20 साल के जो लोग हैं उनकी एवरेज मंथली इनकम है लेट मी सपोज 218 रुपए। ठीक, 20 से लेकर 30 तक जो है इनकी मंथली इनकम है 20,000 रुपए। ठीक है, 30 से लेकर 40 तक है उनकी मंथली इनकम है 40,000 रुपए। 40 से 50 जो है उनकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए। ठीक है, आपका डेटा जो क्लासिफाई होगा कि किस डायग्राम, कौन सी डायग्राम हम अप्लाई करें, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। सी दीज आर वैल्यूज, बट मुझे बताओ ये वैल्यूज किस वेरिएबल के बेस पे बने। देखो आपका प्रोडक्शन 120 क्यों आया, बिकॉज आपने जो वेरिएबल चूज किया है वो था ईयर। समझ आ गया? ऐसा नहीं हुआ कि आपने पहले 120 चूज किया फिर 2001 आया। बात समझ आ रही कि नहीं? द मोमेंट यू स्टार्ट क्लासिफाइंग द डेटा, व्हेन यू क्लासिफाइड द डेटा, यू क्लासिफाइड दिस डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, यू क्लासिफाइड दिस डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, तब जाके आपको यहां से क्या आने लगे, ये वैल्यूज आने लगे। दिस इज योर वेरिएबल एंड दिस इज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। समझ आ गया? ये दो वेरिएबल्स नहीं है। दिस इज एज ग्रुप इज 1 और उसका जो वैल्यू है दैट इज 218, दैट इज द वैल्यू यू आर हैविंग। समझ आ गया? सो दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज द वेरिएट, द डेटा इट इज टेकिंग। So variable is the year, for example, variable is the average monthly income of different age groups. This is a variable. इसमें क्या डेटा चला जाएगा? 218 when your age group is 10 to 20. यहां तक समझ आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। नाउ वैसे तो है, ईयर अलग है और प्रोडक्शन अलग है, 2 वे टेबल है, वो तो है ही कि भाई आपका ईयर भी है कि ये भी है, वो अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऑन द बेसिस कि हम किस तरीके से डेटा को जो है वो डिवाइड कर रहे हैं यहां पे। तो कौन सी डायग्राम बनेगी, हम उसमें पहले ये चीज देखेंगे। इफ इट इज अ डेटा लाइक दिस वन, इफ इट्स अ डिस्क्रीट टाइप वैल्यू, क्या आपके पास कोई भी वैल्यू है या कोई भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल का कोई वैल्यू है। समझ आ गया? या क्या हो सकता है, देयर विल बी अ कंटिन्यूअस डेटा। देखो जहां पर कंटिन्यूअस डेटा है वहां पर जो डायग्राम बनेगी वो इसके लिए नहीं बन पाएगी। यू आर गेटिंग द पॉइंट? जो डायग्राम आपकी कंटिन्यूअस डेटा के लिए बन सकती है वो डायग्राम डिस्क्रीट डेटा और इंडिविजुअल के लिए नहीं बन सकती। इंडिविजुअल के लिए हम यूजुअली डायग्राम नहीं बनाते, हम पहले ग्रुपिंग करते हैं। मैंने क्या कहा, आप देखोगे आपने किस बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई किया। इंडिविजुअल डेटा इज नॉट क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा। आप इसको मिलाओगे, फॉर एग्जांपल बताइए 2001 में ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी हुई, सो कंबाइनिंग द डेटा। समझ आ रहा है कि नहीं? सो दिस डेटा एंड दिस डेटा दे डिफर इन विच थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर दे आर बीइंग क्लासिफाइड। दिस इज बीइंग क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसमें रेंज नहीं है, कोई क्लास नहीं है कोई। लेकिन जब आप यहां पर देखेंगे देयर इज अ सर्टेन क्लास फ्रॉम 10 to 20 एज ग्रुप्स, एंड यू नो दिस इज विच डेटा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये आपको पता है ये कौन सा डेटा है? कौन सा डेटा है सर? एक्सक्लूसिव डेटा। ठीक है, और डायग्राम जब हमें बनानी होती है हम पहले किस डेटा को लाते हैं? एक्सक्लूसिव डेटा को। समझ आ गया? बिकॉज अगर आप इंक्लूसिव डेटा लाने की कोशिश करोगे आपको बीच में गैप्स आ जाएंगे। यू रिक्वायर डेटा इन कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी इज ओनली प्रोवाइडेड बाय एक्सक्लूसिव डेटा। तो जब भी डायग्राम बनानी होती है आप सर उसको पहले इस फॉर्मेट में लाइए एक्सक्लूसिव में, उसके बाद हम आपको बताएंगे डायग्राम कैसे बनानी। समझ आ गया? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, जब हमारे पास डेटा इस नेचर का होगा, सम वेरिएबल और उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर वेरिएट या वैल्यू। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शंस है दैट इज योर बार ग्राफ, दैट्स योर लाइन ग्राफ एंड दैट्स योर पाई चार्ट। और यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी डिस्क्रीट डेटा के लिए तीनों बना सकते हैं। फर्दर कंडीशंस निकलेंगी, वो फर्दर निकलेगा भी कि क्या ये जब बना सकता है तब ये भी बना सकते हैं। नहीं, ये अलग टाइम पे बनेगा, ये अलग टाइम पे और ये अलग टाइम पे। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल से कि हाँ ठीक है बनाओ पाई चार्ट, पाई नहीं तो चलो लाइन बनाओ, लाइन नहीं तो बार बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ। लेकिन ऐसे नहीं होता। ठीक है, देयर इज अ पर्टिकुलर वे कि कौन सा डेटा होगा और किस डेटा के लिए आप कौन सा ग्राफ या कौन सा डायग्राम जो है वो बनाएंगे। समझ आ गया? तो दैट मीन्स जब आप अपने डेटा को इस नेचर का पाएंगे, इधर वाला, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी मैं कह रहा हूं कि दूर से देखो कैसा है। जब आपको लगा ऐसा, आप कहोगे सर बार ग्राफ भी बना सकते हैं, आपका लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं और आपका पाई चार्ट भी बना सकते हैं। अब देखो बनाने को मैं इसके लिए तीनों डायग्राम्स बना सकता हूं। बनाने के लिए मैं इस डेटा के लिए कोई भी 3 डायग्राम बना सकता हूं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सूटेबिलिटी, कि कौन सी डायग्राम, कौन सा डेटा जो है उस टाइम सूटेबल डायग्राम कौन सी है।
बात समझ आ गई? जब आपका डेटा इस नेचर का होगा, दिस इज, कैन आई से दिस इज टेम्पोरल डेटा, कह सकता हूं? चलो ठीक है। आपके पास ये जो डेटा है, ये आपके पास जो डेटा है, इसके लिए मैं बार ग्राफ भी बना सकता हूं, ध्यान से सुनिए, लाइन ग्राफ भी बना सकता हूं, और लेकिन मैं इसके लिए हिस्टोग्राम नहीं बना सकता, बनेगा ही नहीं। मैं इसके लिए हिस्टोग्राम नहीं बना सकता, मैं इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बना सकता, मैं इसके लिए फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं बना सकता, मैं इसके लिए ऑगिव कर्व नहीं बना सकता। सो दोज डायग्राम्स आर फॉर दिस कंटिन्यूअस डेटा। सो कंटिन्यूअस डेटा के लिए जो आपके पास डायग्राम्स है, द फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम, द नंबर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी कर्व, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज ऑगिव कर्व। आई विल मेक यू एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है? तो ये चार चीजें आप कब बना पाओगे? जब आपके पास डेटा जो है वो किस नेचर का होगा? कंटिन्यूअस नेचर का होगा। समझ आ गया? लेकिन जब आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज है, उस टाइम पे जो आपको डायग्राम बनानी है वो ये चीज है। यहां तक समझ आ गया? जस्ट नोट दिस पॉइंट, आप लिख लीजिए। whenever the data is of continuous nature, whenever the data is of continuous nature, comma, the following diagrammatic presentations are used. The following diagrammatic presentations are used. The following diagrammatic presentations are used. समझ आ गया? नंबर फर्स्ट बताइए कौन कौन सा होगा? नंबर फर्स्ट हिस्टोग्राम, नंबर फर्स्ट इज हिस्टोग्राम। नंबर सेकेंड write down the second one, frequency polygon. Frequency polygon. The third one is frequency curve, and the fourth one is ogive curves. So these four diagrams will use one, the data is of continuous nature. जब continuous type का data है उस टाइम जो आपके पास जो चीजें लगेंगी, जो डायग्राम्स लगेंगी, वो ये चार आपके पास है, ठीक है? एंड राइट डाउन when the data is of discrete nature, when the data is of discrete nature, अब ये वो वाला फ्रीक्वेंसी वाला डिस्क्रीट की बात नहीं मैं कर रहा हूं कि 2 का जो है वो 3 बार फ्रीक्वेंसी है, नहीं। आई एम सेइंग लाइक दिस वन डिस्क्रीट, ठीक है, हैविंग डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है? वी यूटिलाइज बार ग्राफ्स, कॉमा, line graph and pie charts. Bar graph, line graphs and pie charts. Now let's see कि कौन सा वाला डेटा। अब देखो यहां पर तो प्रॉब्लम नहीं है, इन कंटिन्यूअस डेटा हमें पता है सर चीजें कैसी है, बिकॉज कंटिन्यूअस डेटा में डेटा आपका ऐसा ही होगा, और आप किसी के लिए भी हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व यूज कर सकते हैं। इस ऑगिव कर्व का एक बार देख लेंगे बाद में, ठीक है? बट फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देंगे। यहां देख लीजिए, फर्स्ट हम अभी वो जो डिस्क्रीट वाले वैल्यूज थे उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम पहले कंटिन्यूअस का डिस्कस करेंगे, ठीक है? बस देख लो, उसके बाद आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, जब भी आपके पास कंटिन्यूअस डेटा होगा, ध्यान से देखा, कंटिन्यूअस डेटा का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and this will be my frequency 4, 6, 8, 1. ऐसा ही डेटा आपके पास होगा, ठीक है? अब हम इसके लिए पहली जो डायग्राम जो हम इसके लिए बना सकते हैं, दैट इज व्हाट? हिस्टोग्राम। बस आपको ये नहीं देखना है कि हिस्टोग्राम सिंपल सा, ठीक है? मैंने कहा ना, इफ वी गो इनटू द डिटेल्स हम कभी फिर निकल नहीं पाएंगे कि हिस्टोग्राम बनाएंगे कैसे, व्हाट इज इट्स विड्थ इंडिकेट, ठीक है? क्या हाइट से क्या होगा, विड्थ से क्या होगा, ठीक है? कैन वी हैव इक्वल क्लास इंटरवल्स, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, तो छोड़ दो। देखो क्या होगा, हिस्टोग्राम आपको डायग्राम कुछ ऐसी मिलेगी, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब उस पे क्या होगा, ये जो वैल्यूज है ना अलग अलग आपके पास 0, 10, 20, 30, 40, ये जो वैल्यूज है ये आपके पास जो है वो लिखे होंगे एक से। ओके, सो व्हाट विल बी गिवन, यू विल बी गिवन 2 एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके बाद क्या होगा, आपके पास ये भी जो लिमिट्स है 0, 10, 20, 30, 40, दे बी प्लेस्ड अलोंगसाइड द एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल, दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज
40। सिंपल, बस देखना आपको डायग्राम दिखेगा कैसे, ठीक है। और ये वाले जो वैल्यूज है, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी वाले वैल्यूज है, दे बी प्लेस्ड अलोंग दिस साइड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी विल बी प्लेस्ड अलोंग दिस साइड एंड दीज वैल्यूज विल बी प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। अब वैल्यूज क्या है यहाँ से 4, 6, 8 एंड 1। सो विल मेक इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल 2-2 का इंटरवल बनाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। मैंने नहीं कहा यहाँ पे 4, 6, 8, 1 है तो यहाँ पर भी 4, 6, 8, 1 है, नहीं। यहाँ पर आप बनाओगे अपनी हिसाब से अप टू 10, ताकि इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। डन। उसके बाद देखो क्या होता है, विद 0 to 10 एज बेस, फ्रीक्वेंसी एज हाइट। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, विद दिस एक्स क्लास एज बेस, दैट मीन्स विद 0 to 10 एज, with 0 to 10 as base and height 4, that means up to this draw a rectangle। बात समझ आ रहा है। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा, 10 to 20 as base, तो वो ऐसे नहीं बनेगा, तो इसमें क्या होगा, so this one is what 8 and this one is, तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसको बार ग्राफ के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। अब देखो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसमें जो बार्स है ना, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता। दिस इंडिकेट्स दैट इट इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। समझ आ गया। अगर इनके बीच में गैप हो गया तो वो हिस्टोग्राम नहीं बनता, उसको बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ भी दिखने में ऐसा ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट बिटवीन द बार्स देयर इज अ डिफरेंस। समझ आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये जो आपको डेटा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम, और किस डेटा के लिए लगेगा, कंटिन्यूअस डेटा के। यहां तक क्लियर। अब बस 2 मिनट यहां देखो, आप समझ जाओगे। यहां देख लीजिए, अब मैं वैल्यूज नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बताइए मैंने हिस्टोग्राम बनाया होगा कि बार ग्राफ बनाया होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज हिस्टोग्राम, ठीक है। इफ आई मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ द बार, इफ आई मार्क द मिड पॉइंट्स ऑफ द बार एट द टॉप, ये वाला, ये देखो, ये वाला मिड पॉइंट है, ये मैंने मिड पॉइंट्स मार्क किए, ये देखो, आई मार्क द मिड पॉइंट्स, कर दिए मैंने मिड पॉइंट्स मार्क। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आई ज्वाइन देम विद अ स्ट्रेट लाइन, आई ज्वाइन देम, यू विल टेक अ स्केल इन योर हैंड, स्केल इन योर हैंड एंड यू विल ड्रॉ द लाइन, सी अलोंग द लाइन जहां से जाएगा, ठीक है। बस इतना ही कर दिया, समझ आ गया। द रिजल्टेंट डायग्राम व्हाट आई एम गेटिंग, ये अब आप मानो ये बार्स नहीं थे, ये जो आपको ये डायग्राम बनेगी ना, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। समझ आ गया, क्लियर हो गया। ये हिस्टोग्राम था, इसके मैंने ये जो मिड पॉइंट्स हैं वो लोकेट, इसके 2 तरीके बनाने के हैं। या तो हिस्टोग्राम बनाओ पहले, मिड पॉइंट्स लोकेट करो और ज्वाइन कर दो तो बन गई लाइन। दूसरा तरीका क्या है, इसका मिड पॉइंट निकालो। 0 to 10 कितना होता है, 0 + 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 + 10/2 दैट्स 5। तो 5 के ऊपर एक डॉट डाल दो, तब भी वो वहीं पे गिरेगा। समझ आ गया कि नहीं। वी डोंट हैव टू गो इन फुल कंसेप्ट, मैंने कहा फिर निकलेंगे नहीं, बस आपको डायग्राम एक बार देख लो। हिस्टोग्राम दिखा कैसा है, समझ आ गया। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन, यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी polygon. But if this was my histogram, ध्यान से देखना, it's very simple. If this was my histogram and I joined the midpoints, I marked the midpoints, but I joined the midpoints using a free hand. This is called as frequency curve. समझ आ गया। बस डायग्राम को शक्ल से देखो और थोड़ा सा याद रखो। फ्रीक्वेंसी कर्व समझ आ गया, कंटिन्यूअस डेटा के लिए लगता है, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है, यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये भी समझ आ गया। हिस्टोग्राम, ये भी समझ आ गया। समझ आ गया कौन सा डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा के लिए हिस्टोग्राम समझ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझ, और फ्रीक्वेंसी कर्व ये भी समझ। यहां तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन वाज व्हाट, ऑगिव कर्व्स। बट ऑगिव कर्व्स कंटिन्यूअस डेटा से डायरेक्टली नहीं निकलते। अब देखो आपको खुद समझ आ जाएगा। ऑगिव कर्व्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज लेस देन ऑगिव कर्व एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मोर देन ऑगिव कर्व। सो फॉर दिस यू नीड टू कन्वर्ट द डेटा इनटू लेस देन। फॉर एग्जाम्पल इस डेटा को कैसे बनाऊं मैं, बताइए जरा, एक सेकेंड।
बताओ जी, इस डेटा को मैं कैसे बनाऊं, लेस देन वाला। आई से लेस देन 0 कितने होंगे, कोई नहीं। लेस देन 10, वेरी गुड। लेस देन 20, 10। लेस देन 30, 18। लेस देन 40, बना दिया लेस देन। फिर से पॉइंट्स क्या है, 0, 10, 20, 30, 40। 0, 10, 20, 30, 40। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दिस टाइम, 0, 19 तक है, तो मैं ऐसे करूंगा 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21 आ गया। द हाइएस्ट वन शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। अब देखो लेस देन 0 पे 0 मतलब 0 ही, मतलब 10 वाले पे क्या आ रहा है, मतलब 10 वाले पे 4, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। देखो ये 3 है, 4 थोड़ा ऊपर होगा, तो मैंने ऐसे एक लाइन डाल दी इधर से और ऐसे डाल दी, तो आई मार्क दिस पॉइंट, दिस वन। लेस देन 20 वाले के केस में क्या आ रहा है, 20 इधर और 10 कहां से होगा, इधर से, तो पॉइंट यहां से आ जाएगा। समझ आ गया। 30 के केस में 18, तो वो कुछ इधर आएगा, और उसके बाद 40 के टाइम पे तो वो कुछ इधर आएगा। दिस बिकम्स माय लेस देन ऑगिव कर्व। सिमिलरली इफ यू ड्रॉ ए मोर देन डायग्राम, मोर देन ऑगिव कर्व आपका ऐसे बनेगा। समझ आ गया। इस पर मैं फिर से एक बार आऊंगा। दैट्स वाई अगर आपको लगा होगा यहां पर मैंने थोड़ा रश किया, द रीजन इज दैट आई हैव टू गो बैक टू दिस बिकॉज देयर इज वन, we can calculate some measures of central tendency using the point of intersection of less than and more than ऑगिव कर्व्स। समझ आ गया। तो जब मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे आऊंगा, वहां पे मैं आपको कहूंगा कि किस तरीके से डायग्रामेटिक तरीका भी एक है जिससे आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ गया। तो वो कैसे करेंगे, ऑगिव कर्व से। तो वहां पर हम ऑगिव कर्व पे वापस आएंगे, बट फिलहाल आपको समझ आ गया, ठीक है। दिस इज जस्ट टू गिव यू ए हल्का सा आइडिया आपको देने के लिए कि क्या क्या चीजें हैं। क्लियर। कंटिन्यूअस डेटा जो है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस डेटा, हिस्टोग्राम इज नंबर फर्स्ट, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कर्व, उसके बाद ऑगिव कर्व्स। ऑगिव कर्व्स में दो है आपके पास, लेस देन ऑगिव कर्व एंड मोर देन ऑगिव कर्व। यहां तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, जो मेरे पास और 3 डायग्राम्स थे, वन वाज लाइन ग्राफ, द सेकेंड वन वाज बार ग्राफ, and the last one was pie chart। यही 3 चीजें थी। Now let's understand a bit कि किस तरीके से जो है डायग्राम्स हम बना सके। ध्यान से देखना किस चीज के टाइम पर कौन सी डायग्राम आएगी, ध्यान से देखो। फर्स्ट थिंग, जब भी आपको लगेगा that there is an entire portion given and that entire portion is being divided into parts. For example, I'll tell you, out of my total salary, I spend 20% of my salary on food, 30% I spend on rent and like this। तो आपको नहीं लग रहा ये जो चीजें दी हुई है इसमें, ठीक है, वेदर इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैन यू टेल मी कि इसमें क्या होगा, सैलरी इज एंटायर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स। समझ आ गया। दिस वाज माय कंपनी, और इस कंपनी में जो है हमारे सेल्स में जो है वो 400 लोग हैं। समझ आ गया। हमारे एचआर में जो है वो 310 लोग हैं। समझ आ गया। हमारे फाइनेंस में जो है वो 180 लोग हैं। समझ आ गया। और टोटल हमारे पास जो है वो 890 एम्प्लॉइज है। सो आउट ऑफ द 890 एम्प्लॉइज 400 आर इन सेल्स, 310 आर इन एचआर एंड 180 इज इन फाइनेंस। समझ आ गया। अगेन आपको लग रहा है कि दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज गिवन, यस और नो, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट भी कर सकते हो। बात समझ आ रही कि नहीं, बट आपको समझ आ गया कि था क्या सिचुएशन, दैट देयर इज समथिंग गिवन और उस समथिंग के जो है छोटे छोटे हिस्से दिए हुए। समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, हमारे पास लेट मी सपोज 4000 करोड़ के टोटल एक्सपोर्ट्स है,
उसमें से 20% जो है वो हम लेट मी सपोज फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें से 30% जो है लेट मी सपोज वो हम टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता अगेन द एक्सपोर्ट वाज 400 करोड़ और उसका डिवीजन आपको दिया जा रहा है? यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो व्हेनेवर यू विल सी दैट द डेटा जो आपके पास है इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ समथिंग, अ पार्ट ऑफ होल, अ बिगर समथिंग, और उसी का छोटा छोटा जो है वो हिस्सा करके आपको दिया गया है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या चीज है सर, दिस इज पाई चार्ट। यू हैव टू ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डायग्राम। ऐसे वाले डेटा के लिए आपको कौन सी डायग्राम बनानी है? पाई चार्ट बनानी पड़ेगी। जब भी आपको लगेगा जो आपका डेटा है इज पार्ट ऑफ अ होल, एक बड़े चीज के छोटे छोटे जो है वो हिस्से। क्लियर विद दिस? तो जब भी आपको लगेगा कोई भी चीज है उसके सब डिविजन्स दिए हुए हैं, सब डिविजन्स दिए हुए हैं, तो इट इज बेटर फॉर यू टू ड्रॉ विच टाइप ऑफ डायग्राम? द कन्वीनियंट एंड द मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ डायग्राम इज पाई चार्ट। और पाई चार्ट कैसे दिखता है? आपने ऐसे देखा होगा, ठीक है? फिर उसमें ऐसे दिया होता है, इस एक्चुअली ये सर्कल जैसा है ना, सर्कल। इस सर्कल को मैंने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 4 हिस्सों में। फॉर एग्जांपल दिस पोर्शन इज फूड, दिस पोर्शन इज क्लोथिंग, दिस पोर्शन इज रेंट एंड दिस पोर्शन इज मिसलेनियस। आप समझ रहे हो कि नहीं? यू आर गेटिंग द पॉइंट? तो इस डेटा के मैंने 4 अलग अलग हिस्से कर दिए। फिर मैं लिखूंगा फूड पे जो है मुझे 20% का खर्चा आ रहा है, क्लोथिंग पे 25% का खर्चा आ रहा है, रेंट पे 22% का खर्चा आ रहा है, और आपके पास 28% जो है वो मेरा मिसलेनियस चला जा रहा है। आपको नहीं लगता इसमें दिया होगा कि टोटल आपकी इनकम जो है वो 60,000 है? अब आप नहीं निकाल सकते हो फूड पे कितना, क्लोथिंग पे कितना, रेंट पे कितना, मिसलेनियस पे कितना। सो व्हाट इज, वी आर नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि फॉर विच डेटा। अदरवाइज अगर हम पाई चार्ट बैठने पड़ेंगे तो हमें पाई चार्ट को बेसिक से पढ़ना पड़ेगा कि पाई चार्ट होता क्या है, पाई चार्ट में किस तरीके, कौन कौन सा टाइप ऑफ पाई चार्ट है, ठीक है? वैल्यू बेस्ड पाई चार्ट क्या होता है, डिग्री बेस्ड पाई चार्ट क्या होता है, परसेंटेज बेस्ड पाई चार्ट, मल्टीपल पाई चार्ट्स क्या होते हैं। तो इट विल टेक एटलीस्ट अ क्लास और 2 टू डिस्कस ओनली पाई चार्ट। बट आई एम टेलिंग यू कि पाई चार्ट के लिए कौन सा डेटा जो है वो कन्वीनियंट था, किस डेटा को हमने इस डेटा में डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया होता। तो वो कौन सा डेटा है? जब भी आपके पास डेटा जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ होल, एक बड़ा चीज है, उसके अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल दीज 3 एग्जांपल जो आपके पास है विल से कि इसके लिए हमारी जो कन्वीनियंट डायग्राम रहती सर दैट इज पाई चार्ट। यहां तक समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट इज बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। नाउ सी व्हाट इज बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ फर्स्ट। पाई चार्ट आपको समझ आ गया? सी आपका जो बार ग्राफ है वो दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। आपको ये कहीं सिमिलर तो नहीं लग रहा हिस्टोग्राम के? अगर मैं इसकी स्पेसिंग्स डिलीट कर दूं बीच में तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्या लगेगा आपको? हिस्टोग्राम ही लगेगा। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में यही डिफरेंस है। हिस्टोग्राम में आपके जो बार्स होते हैं वो जो ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई होती है इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा? दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस डेटा, दिस इज डिस्क्रीट, बीच में ब्रेक्स है, अलग अलग चीजें हैं। एंड लाइन ग्राफ लुक्स समवट लाइक दिस। आपने देखा होगा कभी यूजुअली, अगर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में जो देखते हो ऐसे ग्राफ्स बने होते हैं, ठीक है? नाउ कैन यू टेल मी किस चीज के लिए मैं ये वाला डेटा यूज करूं और कब मैं जो है लाइन ग्राफ वाला डेटा यूज करूं? थोड़ा सा समझ के और आप एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि कब मैं कौन सा डेटा जो है वो यूज करूं। शाबाश। मैं एग्जांपल दूंगा, आई गिव यू द एग्जांपल। चलिए, दिस इज स्टेट एंड दिस इज प्रोडक्शन, ठीक? समझिएगा, स्टेट इज जेके, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड। डन सर? एंड दिस इज द प्रोडक्शन 216, 210, 240 एंड 310. I'll ask you, will you draw a pie chart for this? अब लेकिन नहीं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द होल। समझ आ गया? अलग अलग स्टेट्स का जो है वो प्रोडक्शन दिया हुआ है। सो इट इज नॉट लाइक कि ओवरऑल कुछ था फिर उसका ब्रेकअप आपको दिया गया था। समझ आ गया कि नहीं? क्या मैं इसके लिए पाई चार्ट बना सकता हूं? हाँ, बना सकता हूं, कोई बात नहीं। इसका टोटल निकालो, परसेंटेज निकालो और पाई चार्ट बनाओ, बट नॉट सूटेबल वन। बना सकता हूं मैं इसके लिए लाइन ग्राफ भी, बार ग्राफ भी और पाई चार्ट भी।
बट विच वन इज सुटेबल फॉर पाई चार्ट कब आप यूज करोगे? जब आपको लगेगा कि एक बड़ा सा हिस्सा है, उसके छोटे छोटे हिस्से दिए हुए हैं और आप उसको जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो आपके पास ये वाला डेटा है और दूसरा डेटा वो ये है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ J&K, प्रोडक्शन ऑफ J&K इन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, 2010, 2011, 2012, 2013। दिस इज 240, 160, 180 एंड 320। सेम लग रहा है? फिलहाल आपको कोई डिफरेंस नहीं लगा, इस लेक्चर से पहले आपको कोई डिफरेंस नहीं लगता कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेटा? आपको कि कोई बात नहीं, ये आपका ज्योग्राफिकल बेस्ड है और ये आपका टाइम बेस्ड है, कोई खास फर्क एज सच नहीं है। ठीक है, अब देखो जब भी आपको एक ही चीज का, अब यहां देखो, जब भी आपको एक ही चीज का मूवमेंट ट्रेस करना हो ओवर समथिंग, ये कैसा रहा होगा? सी, क्या ये ऐसा कुछ है? देखो ये अलग अलग एंटिटीज है, JK अलग, हिमाचल अलग, यूपी अलग, उत्तराखंड अलग, अलग अलग चीजें हैं। ठीक, कोई बात नहीं, इसको बार ग्राफ में दिखाओ। आप बताओ ये वाला जो है वो JK रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिमाचल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट मी सपोज ये तेलंगाना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उत्तराखंड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दिल्ली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाय टेकिंग ए लुक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड तेलंगाना जो है वो सबसे अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? सो व्हेनेवर आपका जो डेटा है उसमें कंटिन्यूटी और लिंक नहीं एस्टैब्लिश हो रही है, आपका जो डेटा है वो आपको एक सीरीज नहीं बता रहा है, यू कैन गो फॉर बार ग्राफ्स। जब आपको लगा अलग अलग डेटा है, कोई बात नहीं, बनाओ बार ग्राफ्स। देखो इफ इट्स अ पार्ट ऑफ होल, टेक इट आउट, गो फॉर पाई चार्ट। अगर आपको लग रहा है अब जो मेरे पास डेटा है, आप देख रहे हो कि डेटा में जो है हमें पता चलना चाहिए कि अप्स एंड डाउन्स कैसे रहे होंगे इसके, क्या आपको लगता है इधर अप एंड डाउन होगा? JK और हिमाचल में थोड़ी अप एंड डाउन है, JK अलग है। हाँ, विद इन JK अगर आपको देखना है हाउ इट हैज बीन ओवर द ईयर्स, देखो within JK if you have to see how the production has been over the years, आप बोलोगे how the production has been over the years, sir I'll go for line graph, मुझे सीधे पता चलेगा कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है। वेरी गुड, एग्जैक्टली वही चीज है। नाउ आई एम नॉट यूजिंग द टेक्निकल टर्म्स हियर, समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया बस। बट जहां पर आपको लगेगा कि नहीं हमें नहीं ट्रेस करना है, क्या करना है, इसको क्या ट्रेस करोगे? J&K, हिमाचल, तेलंगाना। समझ आ रहा है कि नहीं? और आपको लग रहा है कि अगर मैं तेलंगाना को इधर बिठाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट whenever I am going like this, the time is important कि पहले कौन था, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो आपको नहीं लग रहा यहां पर प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है? कैन यू प्लेस 2010 over here, 2008 over here and 2016 before that? No, 16 को थोड़ी इधर बिठाओगे, है ना, 8, 9, 10 टाइम के हिसाब से बिठाओगे। तो उस डेटा के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज लाइन ग्राफ्स। जब हमें क्या एस्टैब्लिश करना होगा? जब हमें ए सॉर्ट ऑफ ट्रेंड एस्टैब्लिश करना होगा कि आपका जो डेटा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये किस तरीके से जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उस टाइम हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज लाइन ग्राफ। समझ आ गया? लेकिन अगर आपके पास न तो पार्ट ऑफ ए होल है न तो टाइम सीरीज आपके पास डेटा है, यू विल गो फॉर व्हाट? यू विल गो फॉर बार ग्राफ्स। और ये याद रखना, बार ग्राफ का एक ही टाइप नहीं होता। देयर इज सिंगल बार ग्राफ, देयर इज मल्टीपल बार ग्राफ्स, ठीक है, देयर इज परसेंटेज सब डिवाइडेड बार ग्राफ्स, हजारों टाइप है। लाइन ग्राफ्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है, सिंगल लाइन ग्राफ, मल्टीपल लाइन ग्राफ्स, ठीक है। तो बट उधर हमें नहीं जाना, हमें बस इतना, इस लेक्चर का मकसद ही ये था कि अगर आपके पास कोई भी डायग्राम है, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस डायग्राम के बैकड्रॉप में क्या रहा होगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा जो रहा होगा, तभी जाके हमने इस डेटा को बनाया है। क्या मैं कोई भी डायग्राम बना सकता हूं? नहीं सर, तरीका है, ऐसे नहीं कि उठ के कोई भी चला। हाँ, अब जिसको तरीके का समझ नहीं है वो किसी भी डेटा के लिए कोई भी डायग्राम जो है वो बना सकता है, बट देयर इज अ कंडीशन। नाउ यू आर अवेयर ऑफ द कंडीशन। अब देखो, अब अगर मेरे पास कंटिन्यूअस डेटा है, समझ आ गया, कैन आई गो फॉर बार ग्राफ्स? कंटिन्यूअस डेटा है, कैन आई गो फॉर बार ग्राफ्स? नो। कैन आई गो फॉर लाइन ग्राफ्स? नो। कैन आई गो फॉर पाई चार्ट्स? नो। ओके, कैन आई गो फॉर हिस्टोग्राम? यस। कैन आई गो फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स? यस। फ्रीक्वेंसी कर्व्स? यस। ऑगिव कर्व्स? हाँ, पर थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, किसमें? मोर देन या लेस में, तब जाके आप ऑगिव कर्व्स जो है वो बना सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, मुझे बताइए, अगर आपका डेटा जो है दैट इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ ए होल, विल गो फॉर पाई चार्ट। अगर आपको लग रहा है नहीं, लेट्स सी द ट्रेंड ऑफ द डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समझ आ गया? अब देखो, अब अगर मुझे अलग अलग स्टॉक मार्केट्स कंपेयर करने होंगे, यूएस का, इंडिया का, वेनेजुएला का, साउथ अफ्रीका का, जो भी मुझे अलग अलग कंपेयर करने हैं, तो एट दैट टाइम आई विल गो फॉर बार ग्राफ्स, आई विल नॉट गो फॉर लाइन ग्राफ्स, बिकॉज दे डोंट हैव अ रिलेशन इन बिटवीन। उनका ट्रेंड आपस में नहीं बनेगा, ट्रेंड बनेगा खुद का,
कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज माय ग्रोथ। तो जहां पर आपको ट्रेंड एस्टैब्लिश करना होगा या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैज बीन द ग्रोथ, यू विल गो फॉर लाइन ग्राफ्स। लेकिन जहां पर आपको लगेगा कि नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाने की जरूरत नहीं, दीज आर अलग अलग जो डेटाज है, यू विल टेक एंड गो फॉर बार ग्राफ्स। यहां तक समझ आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्चुअल डेटा। अभी तक आपके सिलेबस में और एक चीज है दैट इज सेंसस, बट लेट्स नॉट टेक इट इमीडिएटली, ठीक है, उसको थोड़ा सा ब्रेक देके उसके बाद आ जाएंगे, बिकॉज देयर इज वन मोर टॉपिक कॉल्ड एज डेमोग्राफी एंड सेंसस, ठीक है। उसमें हम देखेंगे सेंसस होता क्या है, सेंसस कराता कौन है, किस तरीके से सेंसस कराता है, क्या सेंसस की कोई टाइप्स है, ठीक है। कल ही आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक नोटिफिकेशन आ गई कि भाई अब हम सेंसस का पहला फेज करेंगे कल शाम को, ठीक है। आपने नहीं देखा होगा, आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा MCQs करना, तो वो देख लेंगे हम, ठीक है, कि व्हाट इज सेंसस, पहला सेंसस का हुआ, व्हाट इज डेसिलिनल सेंसस, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस हो जाएंगी। सो एज ऑफ नाउ आपके पास जितना भी फैक्चुअल डेटा था, फैक्चुअल डेटा इन अ सेंस जो भी आपके पास नॉन मैथमेटिक्स हिसाब से था, वो तो हमारा कंप्लीट हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन एज ऑफ नाउ, ठीक है। जल्दी से सुनना, हमने किससे स्टार्ट किया था? हमने कहा भाई स्टैटिस्टिक्स जो है ये कहां से डिराइव हुआ था, ठीक है। हमने कहा था इसके दो मतलब है, क्या क्या मतलब है, वन इज सिंगुलर सेंस एंड सेकंड वन इज प्लूरल सेंस, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए मेथड्स किस में आ जाएगा? सिंगुलर में, और डेटा जो है वो किस में आएगा? प्लूरल सेंस में। यहां तक ये हमने पहले स्टार्ट किया था। फिर हमने कहा था कि भाई सिंगुलर सेंस में जो मेथड्स है वो आपके पास कौन कौन से हैं? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि भाई ये जो डेटा है इसको हम देखेंगे कितने टाइप्स है इसके, ठीक है। जब हमने देखा था नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, याद है, रेशियो, ये हमने चीजें पढ़ी थी, ठीक है। फिर हमने कहा था लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेरिएबल, यहां तक। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड वेरिएट देखा था, इज इट वन एंड द सेम थिंग और टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। हमने कहा नहीं नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट मेथड दैट्स कॉल्ड एज डेटा कलेक्शन। हमने कहा डेटा कलेक्शन इज सिंपली सिस्टमैटिकली गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा कलेक्शन, यस और नो। हमने कहा डेटा कलेक्शन के भाई कौन कौन से टाइप्स है? हमने कहा डेटा कलेक्शन के दो तरीके हैं, मतलब डेटा कलेक्शन करने के दो तरीके हैं, वन इज प्राइमरी मेथड एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। फिर हमने कहा प्राइमरी डेटा जो है इसके कलेक्शन करने के तरीके अलग, और सेकेंडरी डेटा जो है इसको कलेक्ट करने के तरीके अलग। प्राइमरी मेथड में हमने क्या क्या बोला था बताइए? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, investigation through local correspondence and from questionnaires and schedules, and which method? Experimentation method. हमने questionnaire और schedule में क्या difference बताया था भाई? questionnaire अगर आप वो खुद से भरेगा, schedule अगर आप उसको भर के दो, if enumerator is helping him it is schedule। अच्छा, secondary method में हमने क्या कहा था? published and unpublished data। यहां तक क्लियर हो गया था। इस बीच में हमने questionnaire भी पढ़ा था। हमने कहा था what are the types of questions that can be used in a questionnaire? कौन कौन सा टाइप था बताइए जरा, शाबाश शाबाश। डाइकोटमस और ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स, शाबाश। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सीरीज, मल्टीपल रिस्पॉन्स, शाबाश। नेक्स्ट इज रेटिंग एंड नेक्स्ट इज रैंकिंग। समझ आ गया? रेटिंग एंड रैंकिंग बीइंग विच टाइप ऑफ डेटा? द ऑर्डिनल टाइप ऑफ डेटा। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स, भी हमने पढ़ा था। बताइए कौन कौन सा टाइप है, जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ हाँ, ओपन एंडेड वो क्वेश्चन था, ये जो आपने बोला वो ओपन एंड का ही टाइप था, शाबाश। क्वेश्चनियर, शाबाश। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, डिसगाइज्ड, अनडिसगाइज्ड, एंड देन आई सेड कॉम्बिनेशंस विल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स, ये भी याद था। फिर हमने कहा क्वेश्चनियर जो है वो अच्छा क्वेश्चनियर कैसे बन सकता है, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। आपने कहा था सर लेंथी नहीं होना चाहिए, आपका जो बेसिक चीज जिसके लिए आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस है दे शुड अलाइन विद इट, यू शुड नॉट हैव लीडिंग, लोडिंग, डबल बैरल, डबल नेगेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि चलो क्वेश्चनियर तो हो गया, इसमें स्टेप्स क्या है, किन किन तरीकों से आप क्वेश्चनर बना सकते हो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था वो पायलट सर्वे क्या होता है, ठीक है, वो हमने इससे पहले भी पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चनर पब्लिश करने से पहले एक छोटी सी पॉपुलेशन पे दे दो ताकि वो देखे जो उसमें एरर्स है वो हम ठीक करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? पायलट सर्वे। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ था, ये तो था डेटा कलेक्शन। उसके बाद हमने बोला द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा, हमने बोला लेकिन डेटा ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें हैं सर, क्या क्या आते हैं? डेटा क्लासिफिकेशन, वेरी गुड, डेटा क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। व्हाट इज डेटा क्लासिफिकेशन? क्लासिफाई करना आपने डेटा को, किस तरीके से क्लासिफाई करते हो? आपने कहा सर या तो टेम्पोरल डेटा होगा, फिर आपने देखा था पहले क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा होगा, ठीक है, या टेम्पोरल होगा या स्पाशियल होगा,
ठीक है, या तो डिस्क्रीट होगा, इंडिविजुअल होगा या कंटिन्यूअस होगा। फिर हमने देखा टैबुलेशन जो है उसको कैसे बनाएंगे, कि टेबल क्या बनाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इन अ टेबल। ठीक है, हेड नोट क्या होता है, टाइटल क्या होता है, टेबल नंबर, फुट नोट, सोर्स, कहां पर क्या चीज आएगी। ठीक है, और हमने देखा था इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया था। और उसके बाद आज हमने इस चीज को देखा। टुमारो विल स्टार्ट विद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, नाउ दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।